नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम फिजिक्स की और कल हमने बात करी थी फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स की, कुछ फंडामेंटल बातों की। मैंने आपको 7 मूलभूत मात्रक बताए थे। मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मैंने स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट आपको समझाया। आज दोस्तों यहीं से हम बात आगे बढ़ाएंगे कि आज हमें जो बात करनी है वो करनी है एक तो मोशन की, एक बात करनी है हमें फोर्स की। दोनों ही बहुत बेसिक कंसेप्ट है, डे टू डे लाइफ से भी जुड़े हुए हैं और इनके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यार। बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है इसलिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लूंगा मोशन और उसके बाद में बात करूंगा फोर्स की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन समझाना चाहूं। देखिए, गति या मोशन, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है, क्या है? तो देखो, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी वस्तु द्वारा स्थान परिवर्तन करना गति कहलाता। गति कहलाता है। इसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ प्लेस। चेंज ऑफ प्लेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने प्लेस से लगातार आगे पीछे हो रहा है, अपना जो उसका ओरिजिनल प्लेस होता है, एक होता है स्टेशनरी यानी कि स्थिर, स्थिरता, और एक होता है आप एक जगह को छोड़ के बार बार आगे पीछे हो रहे हो, है ना? दैट इज क्या है? आपका मोशन है। बात समझ रहे हो? आपकी एक वस्तु लगातार एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रही है, आप इसको गति बोलोगे, ठीक है? अब देखो, गति को आपको समझना है तो आपको कुछ शब्द समझने होंगे। जैसे मैं वो शब्द यहां पर लिख रहा हूं, पहला शब्द मैं लिख रहा हूं दूरी, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे विस्थापन, जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या फर्क है दोनों में? दोनों एक ही चीज को देते हैं, बट थोड़ा सा इसमें बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, दूरी, दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेरा ये ए पॉइंट था और मुझे जाना था बी पॉइंट। कहां जाना था? बी पॉइंट। तो मैं पहले इस तरफ गया, फिर थोड़ा इधर गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, और फाइनली मैं कहां पहुंच गया? बी पॉइंट। तो मैंने जो ये टोटल लेंथ कवर करी ना, ये यहां से मैं यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया। तो मान लीजिए कि मैं 2 मीटर चला, 1 मीटर चला, फिर मैं 2 मीटर चला, फिर मैं 2 मीटर चला, फिर मैं 2 मीटर चला, है ना? 2 और 1 3 और 2 5 7 और 2 9। ये जो मैं टोटल ए बी बिंदु तक जाने के लिए जो रास्ता तय किया है ना मैंने, ये मेरी क्या है? दूरी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं रखी। डिस्टेंस जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने कोई फिक्स डायरेक्शन रखी नहीं, मर्जी आया जहां मैं घूम गया, है ना? तो ऐसी स्थिति में ये जो दूरी है, ये एक कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। ये एक कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इस पर दिशा का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। या तो वो सीधा किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब आप याद करो, यहां पर क्या शब्द लिखा हुआ है? लंबाई, लेंथ। और लेंथ के लिए हमने क्या मात्रक की बात करी थी? लंबाई का एसआई मात्रक मैंने आपसे क्या कहा था? मीटर। क्या कहा था? मीटर। तो जब कभी भी आप दूरी को नापेंगे तो उसके लिए अपने पास एसआई मात्रक कौन सा होगा? मीटर होगा। ओके, बात करते हैं साहब, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, द लीनियर डिस्टेंस या स्टेट डिस्टेंस, या एक और शब्द हो सकता है यहां, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी। बात समझ रहे? आप एग्जांपल से समझो।
देखो यार, मेरा प्रारंभिक बिंदु था ए, ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, बात समझ रहे। और बी मेरा क्या था, फाइनल पॉइंट, बी मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। तो ये क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी, यानी कि ए से बी के बीच का जो ये सीधा डिस्टेंस है ना, इसी को मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। अब इसमें क्या होता है, या तो आप एट अ टाइम, एक बार में, या तो आप ए से बी की तरफ जा सकते हो, या फिर आप बी से ए की तरफ जा सकते हो। आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा यूं साइड में से मुड़ के आ जाऊं, यूं आ जाऊं, नहीं, सीधा मतलब सीधा, बात समझ रहे। इसीलिए ये एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बात समझ रहे। और अगेन ये भी क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक अभी आपने देखा क्या था, मीटर था, इसीलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाता है, इसका भी यूनिट क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ रहे। दोनों चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है मात्रक में, बट जो दूरी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक विस्थापन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। आपने मैथ्स के क्वेश्चन बहुत किए होंगे, है ना, एक समय चाल दूरी वाला एक चैप्टर आता है, एसएससी वगैरह वाला पढ़ा होगा तो कभी, उसमें आपने पता कभी नोट किया है, अगर कार का क्वेश्चन है तो बोलता है दो कारें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, बात समझ रहे। या फिर एक कार ने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, दूसरी ने इतनी दूरी तय करी। पर जब ये रेल का सवाल आता है ना, ट्रेन का, तो ट्रेन में हमेशा ये सवाल आता है कि ट्रेन ने 1 घंटे में इतना विस्थापन कर लिया, अपने ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में उतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहां पे कभी भी दूरी शब्द का प्रयोग नहीं होता ट्रेन में, बात समझ रहे। इससे ही क्या होता है, आगे दूरी और विस्थापन से अपने दो और नई क्वांटिटी बन जाती है। वो दो नई क्वांटिटी सी कौन सी है, देखो, एक है चाल, यानी कि स्पीड, इसको आप कह सकते हैं किसी वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर, बात समझ रहे, ठीक है। रेट ऑफ, क्या कहेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और रेट जो निकालते हैं ना अपन, रेट या दर जब निकालते हैं तो बट्टे में निकालते हैं, इसीलिए चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमेशा, चाल हो जाता है दूरी बटा समय, समय के रिस्पेक्ट में तो काम करेंगे ना अपन, बात समझ रहे। अब बात करता हूं मैं इसके यूनिट की, मात्रक की। तो मैंने आपसे कहा था ना, लंबाई और समय दोनों ही कैसे मात्रक है, फंडामेंटल मात्रक, परंतु आप देखिए दोनों के प्रयोग से एक नई क्वांटिटी बन रही है, स्पीड बन रही है। तो यहां पे देखो, दूरी का मात्रक क्या है मेरे पास, मीटर, और समय का मात्रक क्या है मेरे पास, सेकंड, मीटर बटा सेकंड, बात समझ रहे हैं। तो मेरे पास चाल का मात्रक क्या आ गया, चाल का मात्रक क्या आ गया मेरे पास भाई, मीटर प्रति सेकंड, या आप क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। अब मैं बात करूं ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो आप ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको पीछे डिस्टेंस बताया था, दूरी, दूरी कैसी थी, अदिश राशि, समय कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो दोनों ही अदिश राशियां हैं, तो चाल भी एक कैसी राशि होगी, चाल भी एक अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगी, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, चाल हो गया, चाल के जैसा जैसा एक और है जिसको अपन बोलते हैं वेग, या बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। अब वेग सेम डेफिनेशन है, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब की क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी क्या हुआ, बात वही है, लंबाई चल रहा है, पर अब यहां पे सीधी दूरी चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था,
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या लिख सकते हैं आप? विस्थापन बटा समय। अब अगेन इसके मात्रक की बात करते हैं। अभी मैंने आपको विस्थापन बताया था, वो भी तो एक लंबाई थी, तो उसका मात्रक क्या हो गया था? मीटर। और समय क्या था वहां? समय भी सेकंड ही था। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो चाहे मैं चाल बोलूं या वेग बोलूं, इन दोनों के मात्रक तो सेम आते हैं। परंतु अब देखो वापस से, विस्थापन मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, इसलिए ये कैसी राशि थी? सदिश राशि थी। इसीलिए हमारा जो वेग होगा ना, हमारा जो वेग होगा वो भी एक कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। कैसी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेग हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, सिंगल डायरेक्शन में हो सकता है। इसीलिए अब वहां पे आपको चाल और वेग में वो जो कार और रेल का मैं एग्जांपल दे रहा था वो समझ में आ जाएगा। कारों में हमेशा क्या होती है? स्पीड होती है। स्पीडोमीटर बोलते हैं अपन, स्पीडोमीटर। कार में, बाइक में कभी वेलोसिटी मीटर नहीं कहा आपने, स्पीडोमीटर। स्पीड किसी भी डायरेक्शन में घुमा लिया। पर जो ट्रेन है, ट्रेन में हमेशा वेलोसिटी होगी, ट्रेन में हमेशा वेग होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन हमेशा पटरी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाएगी। वो ऐसा नहीं थोड़ा मैं घूम के ही आगे वापस पटरी पे आ जाऊंगी, नहीं। दैट्स वाई कार वगैरह के क्वेश्चन में हमेशा चाल लिखा होता है और ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन में हमेशा वेग लिखा होता है। अदिश और सदिश का कंसेप्ट जरूर याद रखो, क्योंकि चाल जो है वो दूरी पर निर्भर कर रही है और दूरी एक अदिश राशि है। दैट्स वाई चाल भी एक अदिश राशि है। वेग जो है वो विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल, एक दो ही डायरेक्शन हो सकती। बात समझ रहे? इसीलिए इसको अपन ने कैसे लिखी? सदिश राशि लिखी। इन चार के अलावा अपने पास एक और क्वांटिटी है जिसको अपन बोलते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, आप वेलोसिटी का मतलब तो समझ गए, स्पीड का मतलब भी समझ गए। मान लीजिए आपकी बाइक की थी, बाइक चला रहे थे आप, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर है, तो क्या गाड़ी स्टार्ट करती 50 किलोमीटर हो गई थी? क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल गई? नहीं, वो स्टैंडिंग थी। धीरे धीरे आपने एक्सीलेटर दिया, 10, 20, 30, 40, फिर 50 पहुंची, 100 भी पहुंच सकती। और फिर जब आपको गाड़ी रोकनी थी तो क्या एकदम सोचते ही रुक गई? क्या नहीं, आपने ब्रेकिंग किया, ब्रेक लगाया, वो फिर वापस क्या हुआ? 100 किलोमीटर, 90, 80, 50, 30, 20, 10 और फिर 0। तो आप देखें तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आया। ये वेलोसिटी में चेंज कई बार बहुत तेजी से आ सकता है। एकदम से आपने एक्सीलेटर दे दिया, गाड़ी चली भागी, एकदम से आपने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई। तो ये त्वरण भी अलग अलग तरीके से होता है। स्लो ब्रेकिंग भी हो सकती है, स्लो एक्सीलरेशन भी हो सकता है। ये जो वेग में परिवर्तन आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, यही एक्सीलरेशन। तो मैं त्वरण के लिए क्या लिख देता हूं? त्वरण बराबर वेग बटा समय। दर यहां पर जो होगी, जो रेट होगी, वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगी? समय के रेस्पेक्ट में होगी। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अब इसका मात्रक देखो यार, इसका मात्रक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने आपको पीछे वेग बताया था, अभी मैंने आपको पीछे वेलोसिटी बताया था, और मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी का, वेग का जो मात्रक है वो है मीटर बटा सेकंड। अभी बताया था ना। ओके, तो मैंने लिख दिया वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड। अब देखिए नीचे समय भी लिखा है। ओके, तो यानी समय का यहां पर मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, है ना। समय का मात्रक क्या हो जाएगा यहां पर? सेकंड। तो इस फॉर्मूले में समय यानी कि सेकंड 2 बार आ गया, तो 2 बार चीज आ गई तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर आया, क्यों आया? समझ में आया ना भाई। एक बार तो समय वेग के साथ आया मीटर बटा सेकंड, और एक बार समय खुद लिखा हुआ ही था, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो कभी भी आपसे त्वरण का मात्रक पूछ ले तो आप हमेशा बोलेंगे
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप ध्यान दें तो सभी मात्रक जो हैं अपने ओरिजिनल जो फंडामेंटल यूनिट्स है उन्हीं से बन रहा है। मीटर पर सेकंड पहले भी था, मीटर पर सेकंड अभी भी। बात समझ रहे? ये चेंज नहीं हो सकते, आगे इनसे गुणा भाग होके त्वरण के, फोर्स के अलग अलग मात्रक आ सकते। अब बात करें ये सदिश है या अदिश है। सिंपल बात है, वेग कैसी राशि थी? वेग एक सदिश राशि थी, है ना। तो त्वरण भी एक कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। त्वरण भी क्या होगा? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि। ये कई बार पूछा जाता है यार, ये सवाल आपको देखने में बहुत इजी लगेगा, पर अगर मैं आपसे अभी पढ़ाने से पहले अगर पूछ लेता कि आप मुझे ये बताइए त्वरण कैसा है, सदिश है, अदिश है, कभी सदिश हो सकता है, कभी अदिश हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, आप फंस जाते। या मैं आपसे पूछता त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड क्यूब, या इनमें से कोई नहीं, तो ये एकदम से याद नहीं आते। तो ये चीजें आपको करनी जरूरी है। बात समझ रहे? तो दोस्तों ये है हमारी गति के बारे में कुछ चीजें, है ना। अब आगे जो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं जिसके ऊपर और सवाल बनते हैं, वो है गति के समीकरण। गति के समीकरण, इनको अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो दिए थे वो दिए थे गैलीलियो ने। ये किसने दिए थे? गैलीलियो ने। न्यूटन ने दिए थे गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, और गैलीलियो ने क्या दिए थे? इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझिए, दोनों अलग अलग चीजें। तीन है, तीनों याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई याद करने का सीधा सीधा उसूल नहीं, हालांकि इनका डेरिवेशन है पूरा। अभी जो अपन ने वेलोसिटी ये सब चीजें करी ना, एक्सीलरेशन, वहीं से निकल के आता है ये जो मैं तीन इक्वेशन लिखने वाला हूं, ये वहीं से डेरिवेशन होके आता है। पर अपन को ऐसा नहीं करना है। ये तीन इक्वेशन क्या है देखो, पहली है v बराबर u प्लस एटी, दूसरी है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ही याद रखनी है। अब आप कहोगे यहाँ पे v u है क्या, तो देखो v का मतलब है यहां पर अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब यहां पर है प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब है यहां पर त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। t का मतलब है यहां पर समय, यानी कि टाइम, और s का मतलब है यहां पर तय दूरी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो वैसे तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना, जो कि 11th-12th में आते हैं, और कोई अच्छा जहां पे साइंस का पोर्शन आ रहा है तो आते हैं। पर अपने एसएससी और एनटीपीसी के एग्जामों में मैंने देखा है ये क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये जो जिसको अपन बोलते हैं ना अंकिक प्रश्न, यानी कि जो ओरिजिनल मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है, एक ट्रेन जिसका अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था, वो 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही थी, तो बताइए उसे 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो जनरली क्या होता है, अपने पास ये 5 वेरिएबल है, जनरली कोई 2 दिए हुए होते हैं और 1 पूछ लिया जाता है ना। पर मैं आपको पक्का बोलता हूं, आपको ऐसे सवाल नहीं आएगा। आपको सवाल कैसे आएगा, आपको होगा सवाल निम्न में से कौन सा गति के समीकरण का सही निरूपण है। Which of the following is the correct representation of equation of motion? 4 ऑप्शन होंगे। जैसे पहला ऑप्शन v बराबर us प्लस एटी स्क्वायर, b v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर, c देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
अपॉन 2s बराबर ए त्वरण है। सी देखो, डी देखो, आप एक और कोई मैं बना देता हूं, एस टी बराबर हाफ AT स्क्वायर। अब ये आपने पढ़े तो कैसे थे? आपने पढ़े तो ऐसे थे, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्वेश्चन कैसे आ गया? क्वेश्चन आ गया डिस्टॉर्टेड। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार फॉर्मूला क्या था, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये याद रखना पड़ेगा। अब इसको अरेंज करो कि यार हमेशा साइड में या तो v है, s है या v स्क्वायर है। क्या साइड में है कि हाँ भाई v है? तो भाई पहला फॉर्मूला था v बराबर u प्लस एटी। ये लिख रहा है us प्लस एटी स्क्वायर। क्या ऐसा कहीं पर भी मैनेज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, गलत है। आप यहां देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस एटी स्क्वायर, ऐसा कहीं मैनेज हो रहा है क्या? नहीं यार, यहाँ पे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था, ऐसा तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। आप इसको देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s बराबर a। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। लेफ्ट साइड में v हो, s हो या v स्क्वायर हो, तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करना चाहिए अपन को। तो 2s यहाँ पे बट्टे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा, है ना। यहाँ 2s था ना, 2s को उधर कर दिया तो 2as हो गया। अब ये v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर है, माइनस का u स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का u स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या ऐसा कोई है क्या अपने पास? हाँ है ना, ये पढ़ा है ना, तो सही आंसर हो गया ये। बात समझ रहे हो आप? मेरे कहने का मतलब है आपको गति के समीकरण पे जरूर सवाल आ सकता है, और ये सवाल जब भी आएगा तो ये आएगा इस तरीके से। इक्वेशन जो होंगी ये बिखरी हुई होंगी, आपको अरेंज करनी होंगी। हो सकता है डायरेक्ट भी आ जाए, हो सकता है प्लस माइनस का गड़बड़ करके डायरेक्ट भी दे दे, पर जनरली जैसा मैंने देखे हैं एग्जाम में तो ऐसा बिखरा हुआ ही आता है सवाल। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा? हमने जाना गति के बारे में। गति क्या है, उसके कौन कौन सी इक्वेशन जो परिभाषाएं हमको याद रखनी है, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर मैंने बोला इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, ये पढ़ी। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, बड़ी बात नहीं है। 4-5 बार दोहराओगे, दिन में 4-5 बार दोहराओगे, 10-15 दिन में एकदम जबान पे आ जाएगी। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा हो सके तो आप इसको भी याद रखो कि यार अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय, तय दूरी, ये क्या चीजें हैं। जनरली मेरा प्रेडिक्शन है यार न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी आप इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहें। ये जो सवाल मैंने आपको करके बताया इसके लिए आप जरूर तैयार करें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा गति है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हम और बात करेंगे। अगली जो हमें बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है वो करनी है न्यूटन की गति के नियम। किसकी बात करनी? न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो हम उसी की बात करेंगे, न्यूटन की गति के नियम के बारे में। दोस्तों बात करेंगे अब न्यूटन की गति के नियमों की। अभी आपने समझे न्यूटन की गति के समीकरण, है ना, समीकरण तो दिए थे गैलीलियो ने। अब बात करेंगे अपन न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, तो देखिए इनको अपन बोलते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन या न्यूटन गति के नियम, है ना। को अपन और क्या बोल सकते हैं, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। देखो न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए, है ना। उसमें पहला नियम जो है, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, उन्होंने फर्स्ट लॉ जो दिया इसके बारे में इन्होंने कहा कि देखिए यार ये थोड़ा सा मैं एक चीज और आपको ऐड करता हूं यहाँ पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूटन की गति के जो तीनों नियम है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग? कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे ना इन तीनों नियमों को, ये एक मतलब एक कारण देता है, फिर से उसकी व्याख्या करता है कि ऐसा क्यों हुआ,
अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना। इन तीनों को ये कोरिलेट करता है। जैसे पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है देखिए संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेशनरी हैं, रुकी हुई हैं, स्थिर है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं, चलती रहती हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्थिर है पर फिर चलती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चल रही थी फिर उनको रोक लिया जाता है। तो कोई वस्तु, ठीक है, हम तो हमारी इच्छा से करते हैं, है ना, कहीं जाना है, चलना है, करना है, परंतु कई सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी अदृश्य शक्ति से, अदृश्य बल से वो चल रही, हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि यार कोई वस्तु जो अपने स्थान पर है वो कब तक अपने स्थान पर पड़ी रहेगी, कोई वस्तु जो चल रही है कब तक वो चलती रहेगी। बात समझ रहे? तो न्यूटन ने ये पता लगाया कि यार नॉर्मली क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर यानी कि स्टेशनरी है, तो वह स्थिर बने रहना चाहती है। तो वो क्या चाहती है? स्थिर बने रहना चाहती है। जबकि गतिमान वस्तु यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट गति करते रहना चाहती, गति करते रहना चाहती। वो हमेशा चाहता है कि कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहे, कोई चल रहा है तो चलता ही रहे। परंतु ये चेंज कब होता है? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा वापस पढ़ो। ये क्या कहना चाहता है? कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में है वो गति करते रहना चाहती, स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही बने रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु स्टेशनरी थी, आप जब तक उस पर बल लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाओगे, या कोई और बल, तेज हवा चल गई, पानी का जो वो कोई लहर आ गई और कुछ हो गया, जब तक कि बल नहीं होगा वो वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलेगी। या फिर कोई गतिमान वस्तु जो आपकी तरफ आ रही थी और आपने उसको हाथों से रोक दिया, आप गाड़ी चला रहे थे, आपने ब्रेक लगा दिए, जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो चलती जाएगी। रुक रही है इसका मतलब है कोई बल लग रहा है। बात समझ आ रही है आपको? तो यही उन्होंने कहा कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बने रहना चाहती है, गतिमान वस्तु है तो गति करते रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल ना लगे। वस्तु का यह गुण, वस्तु का यह गुण जड़त्व, जड़त्व को कहते हैं दोस्तों इनर्शिया। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता, वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। दैट्स व्हाई न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। तो आप याद रखेंगे न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की गति का पहला नियम इनर्शिया से, जड़त्व से संबंधित है। और जड़त्व का सीधा सीधा मतलब क्या है? जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती। पर थोड़ा सा मैं आपको इसको प्रैक्टिकली और आगे सिंपल कर देता हूं। देखो ये क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो, आप मान लीजिए किसी वस्तु पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा? तो पहला काम हो सकता है स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किस में आ सकता है? मोशन में आ सकता है। स्थिर वस्तु गतिमान हो गई। दूसरा क्या है? गतिमान वस्तु स्थिर हो सकती है, यानी कि मोशन से वस्तु वापस कैसी आ सकती है? स्टेशनरी।
यानी आपके आसपास अगर ऐसी कोई घटना हो रही है जिसमें आप देखें कि स्थिर वस्तु गतिमान हो गई या गतिमान वस्तु स्थिर हो गई, तो मान लेना कि इसके ऊपर बल लग रहा है। बल के बिना यह कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज वस्तु चाहती है मैं तो जड़त्व रहना चाहता हूं भाई, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है कि कोई मुझे धक्का दे दे, मर दिया कि जब रोक दिया तो मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु हमेशा अपने अंदर जो मोशन पैदा हुआ है, जो गति पैदा हुआ है, उसका अपोज करती है, उसका विरोध करती है। यही कारण है कि जब खड़ी हुई ट्रेन, बस, कार अचानक चलती है तो पीछे की ओर झटका लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है या झटका लगता है। बात समझे? कोई ट्रेन या बस जो अचानक चलना शुरू कर देती है तो धक्का किस तरफ लगता है? पीछे की तरफ। ट्रेन या बस किधर जा रही है? आगे की तरफ। मतलब मैं पीछे गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को आगे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैंने अपोज किया। वो बात अलग है कि अपना अपोज बहुत कम है, वो होगा नहीं, आपको आगे जाना ही पड़ेगा। उल्टा ले लो, चलती हुई ट्रेन, बस या कार अचानक रुक जाए तो आगे की ओर धक्का लगता है। तो धक्का कहां लगता है? आगे की ओर लगता है। ट्रेन, बस बहुत तेज जा रही थी, अचानक ब्रेक लगा, आगे की तरफ झटका लगा, है ना। अगर ये धीरे धीरे, मैंने धीरे धीरे क्यों नहीं लिखा, तेज क्यों लिखा, जब धीरे धीरे होते हैं ना तो हमारी बॉडी और वो जो भी वाहन है उसकी वेलोसिटी एडजस्ट हो जाती है ना, इसलिए हमें इतना धक्का नहीं लगता है। धीरे धीरे ब्रेक लगाओ, कोई खास महसूस नहीं होता। एकदम झटका लगाए तो अपन एकदम से जीरो पे आ गए। पर जब अपन साथ साथ मोशन करते हैं ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक ट्रेन है, चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में बैठे, कुछ पता नहीं चलता है ना। हाँ भाई, ट्रेन भी 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, मैं भी जा रहा हूं, पर आपके ट्रेन से बाहर कोई लड़का खड़ा है, खेत में खड़ा है, उसके सामने जब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी ना, वो इतनी तेजी से गुजरेगी, एक सेकंड में उसके सामने से निकल जाएगी। ये फर्क है, बात समझ रहे हो? तो देखो, जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो दो कंडीशन बताई मैंने। तीसरी कंडीशन है, वस्तु पर बल लगाया जाए तो गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। देखो, दिशा हमेशा उसी ऑब्जेक्ट की होगी जो कैसे है, गतिमान है, जो मोशन कर रही है, उसी की तो दिशा होती है। अगर उस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, गति बदल गई, पहले किसी डायरेक्शन में था, अभी किसी डायरेक्शन में, पक्का मान के चलना कोई ना कोई फोर्स लगा है। फोर्स के बिना डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती। बात समझ रहे हो? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने कभी किया होगा, पतंग वगैरह उड़ाई होगी, तो पतंग नहीं होती तो कई बार जो धागा होता था उससे अपन वो पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाते थे, कभी घुमाए होंगे आपने भी। तो आपने ये पत्थर बांध लिया, अब आप उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, मान लीजिए, है ना। आप लगातार उस पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं, वो एक राउंड के अंदर घूम रहा है। थोड़ा सर्कल सीधा बनाए अपन, मान लीजिए वो पत्थर जो है वो इस प्रकार से, आपका ये पत्थर था और आप इस पत्थर को इस तरीके से इस सर्कल के अंदर घुमा रहे हैं, वो इस तरह से मोशन कर रहा है। बात समझ रहे हैं? वो इस तरीके से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये पत्थर लगातार आप इसको घुमा रहे हैं, है ना। आपको पता है, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर ये धागा टूट जाए तो क्या आपका ये पत्थर एक सेकंड के लिए भी गोल गोल घूमेगा? नहीं घूमेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी एक लाइन लिखी कि अगर फोर्स लग रहा है तो वो पक्का अपनी दिशा बदल रहा होगा, है ना। अगर अपनी कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है तो पक्का उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। आप देखो, आप जब सर्कल के अंदर घूमते हो ना, तो सर्कल में आपकी कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती है। हर पॉइंट के ऊपर आपकी डायरेक्शन बदल रही है। सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर आपकी डायरेक्शन अलग होती है। क्यों? सर्कल के हर पॉइंट पे आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे लेक्चर में करेंगे, अभी केंद्रीय बल। सर्कल में जब आप घूमते हैं, हर पॉइंट के ऊपर आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसीलिए हर पॉइंट के ऊपर आपकी डायरेक्शन बदल रही है। पर जैसे ही
इस धागे का, आप धागा घुमाते हो, आपको पता है आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली, इसके ऊपर बड़ा धागा एकदम टेंशन में आ जाता है, मतलब यूं उसको क्या बोलते हैं, तनाव में आ जाता है, खिंच जाता है, और आपको बकायदा महसूस होता है कि यहां से कुछ बल काम आ रहा है, कुछ बल लग रहा है। अब मानो कि ये एकदम से धागा टूट गया, मान लो ये पत्थर यहां पे था और ये धागा टूट गया। अब जैसे ही धागा टूटेगा ना, ये पत्थर सीधा जाके गिरेगा, 1 सेकंड के लिए भी इसके अंदर रोटेशन मोशन नहीं होगा। जैसे ही बल खत्म, धागे का पत्थर का गोल गोल घूमना भी खत्म। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लग रहा है तो 3 चीजें होती हैं। पहला क्या, आपकी वस्तु स्थिर अवस्था से चलने लग जाती है, गतिशील वस्तु रुक जाती है, और वस्तु की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया ना, इसी को बोलते हैं एस्थेटिक जड़त्व, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक इनर्शिया। दूसरी वाली जो अवस्था बताई उसको बोलते हैं अपन गतिज जड़त्व, डायनेमिक इनर्शिया। और तीसरा अपन बोलते हैं दिशात्मक जड़त्व, यानी कि डायरेक्शनल इनर्शिया। अब कभी आपसे पूछ ले कि कोई चलती हुई ट्रेन जब अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है, यह किस प्रकार के जड़त्व का उदाहरण है? तो नीचे होगा स्थैतिक, गतिज, दिशात्मक। चलती हुई रुक गई तो गतिज है। कोई घोड़ा अचानक से भागना शुरू कर दे तो घोड़े पर बैठने वाला व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, खड़ा था घोड़ा, अचानक भागा, स्थैतिक जड़त्व। किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जा रहा है, किस प्रकार का जड़त्व है? दिशात्मक जड़त्व। बात समझे आप? तो यह है न्यूटन की गति का पहला नियम। जो वस्तु स्थिर है, स्थिर बने रहना चाहती है, गतिमान वस्तु गति करते रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो देखो अब बात करेंगे अपन न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। देखो दूसरा नियम अपन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, संवेग। क्या बताऊंगा? संवेग। इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। संवेग क्या है? बड़ा सिंपल है। संवेग है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। संवेग है द्रव्यमान गुणा वेग। P से लिखते हैं संवेग को, M से लिखते हैं इसको द्रव्यमान को, और V से लिखते हैं वेग। ये क्या कह रहा है कि देखो जैसे ही कोई वस्तु चलने लग जाती है ना, जब तक वो वस्तु स्थिर है तब तक उसमें कुछ नहीं है, पर जब वो वस्तु चलने लग जाती है तो उसमें संवेग आ जाता है, उसमें मोमेंटम आ जाता है ना। कोई भी वस्तु जब चलने लग जाती है तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो उसमें संवेग पैदा कर देता है। संवेग भी बल की तरह से होता है, कभी खत्म नहीं होता है। जैसे आप देखो, आपको कोई साइकिल ने टक्कर मारी तो ठीक है, कोई खास ठीक नहीं है। किसी कार ने टक्कर मार दी, आदमी उछल के गिरता है। ट्रक ने टक्कर मार दी और उछल के गिरता है। या दो कोई चीजों की टक्कर हो रही है, जितनी बड़ी चीजें होंगी संवेग उतना ज्यादा होगा। तो न्यूटन ने कहा कि भाई दूसरा नियम न्यूटन का कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाए, बाहरी बल लगाया जाए तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होगी। ये क्या कहना चाह रहा है? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल। मान लो अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने पास एक क्रिकेट की बॉल है जिसका m है 1 kg। 1 सेकंड के लिए मान लो बॉल 1 किलो की है ना। अब है ना, बॉलर आया, बॉलर ने एक बॉल फेंकी। बॉलर ने जब बॉल फेंकी तो बॉल मान लो 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बैट्समैन के पास पहुंची। अब बैट्समैन के पास बॉल पहुंच गई है, तो जब बताओ मुझे, बैट्समैन के पास बॉल पहुंचेगी, उसका मास बदलेगा क्या? या बैट्समैन जब बॉल को शॉट मार देगा तब उसका मास बदलेगा क्या? 1 किलो की बॉल क्या आधे किलो की हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। मास तो कितना ही रहेगा, 1 kg रहेगा। पर जब मैंने बैट से जोर से शॉट मारा तो आप ये मानते हो कि वेलोसिटी 100 मीटर प्रति सेकंड की हो जाएगी?
मतलब मैंने जो फोर्स लगाया उससे क्या बदलाव आया? वेलोसिटी में बदलाव आया, मास में बदलाव नहीं आया। किस में बदलाव आया? वेलोसिटी में बदलाव आया। और मास और वेलोसिटी को मिला के क्या बनते हैं? संवेग बनता है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि जब एक बॉल फेंकी गई थी तब उसका m इंटू वी कुछ और था, और जब बॉल के ऊपर शॉट लगाया गया तब उसका m इंटू वी कुछ और था। लेट्स से जब बॉल फेंकी गई तब P1 था 50 गुना 1 बराबर 50, और जब बॉल को शॉट लग गया तो P2 था 1 गुना 100 यानी कि 100। पहली बार में संवेग कितना है? 50। दूसरी बार में संवेग कितना है? 100। और अगर आपको अब पता लगाना है कि आपने कितना फोर्स लगाया तो चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन ने क्या कहा कि संवेग में परिवर्तन की दर, आपका जो संवेग में परिवर्तन हुआ है, संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? P2 माइनस P1, वही क्या है? आपका एक्सटर्नल फोर्स है। वापस समझाता हूं, बहुत आसान है, वापस से सुनो। हमने एक शब्द की चर्चा करी, संवेग। संवेग क्या होता है? m.v, यानी कि जब भी आप किसी वस्तु को गतिमान कर देते हैं तो उसमें संवेग उत्पन्न हो जाता है। ओके, अब अभी अपन ने पिछला लॉ क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु को गतिमान करना है तो बल लगाना पड़ेगा, रोकना है तो भी बल लगाना पड़ेगा। अब गतिमान करो चाहे रोको, दोनों ही केसेस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप गतिमान कर रहे हो तो 0 से 50 जा रही है, और आप रोक रहे हो तो 50 से 0 आ रही है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। पर वेलोसिटी के साथ मास भी है। वेलोसिटी किसकी है? मास की है। तो m और v दोनों साथ चलते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, है ना। जैसे ही संवेग बदलता है उससे पता चल जाता है कितना फोर्स लगा। चाहे रोकना पड़े तो भी वेलोसिटी को रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, चलाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दोनों स्थिति में क्या है, अपन अगर ये लिख दें कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी बता देते हैं। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन के नियम F बराबर हो जाता है डेल्टा P बटा डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पे मैंने जो ये डेल्टा लिखा है ना, इसका मतलब है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ रहे? तो अब देखो, मैं अगला पेपर ही ले लेता हूं। मैंने क्या लिखा? F बराबर डेल्टा P बटा डेल्टा T। भाई न्यूटन तो ये कह के चले गए थे, ठीक है। इसके बाद हमने इसका थोड़ा अलग डेरिवेशन किया। हमने क्या किया? अभी मैंने आपको बताया था P क्या होता है? m.v। P क्या था भाई? अभी बताया था ना, संवेग किसके बराबर था? द्रव्यमान गुणा वेग के। तो P तो लिखा हुआ है यहाँ पे। P की जगह अगर मैं mv पुट कर दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। m.v बटा डेल्टा T। अभी मुझे आप बताओ, मैंने अभी आपको वो बॉल वाला उदाहरण दिया, क्या शॉट मारने से पहले और शॉट मारने के बाद m बदला? क्या नहीं बदला ना। तो चेंज के साथ, डेल्टा के साथ m को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। समय बदला क्या? हाँ, समय तो बदला, बॉल पहुंची, शॉट मारा, तब समय तो लगा ही है। तो डेल्टा v बटा डेल्टा T। m तो बदलेगा नहीं, ये बदलेंगे, वेलोसिटी भी बदलेगी, टाइम भी पास होगा, टाइम भी बदलेगा। तो मैं लिख देता हूं m डेल्टा v बाय टी। अब आपको पता है डेल्टा v बाय टी क्या दिखाता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या दिखाता है? वेग में परिवर्तन। क्या बता रहा है ये? वेग में परिवर्तन बता रहा है ये। और वेग में जो परिवर्तन होता है उसके लिए अपने पास क्या शब्द है? त्वरण या एक्सेलरेशन। क्या शब्द है? त्वरण या एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हो? तो यहां पर अगर मैं डेल्टा v बाई टी की जगह सीधा a लिख दूं तो क्या दिक्कत है? इसकी जगह अगर मैं a लिख दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। a वेलोसिटी में चेंज ही तो होता है, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन ही तो होता है। यहां से वो फेमस फॉर्मूला आ जाता है F बराबर ma। अब मैं आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं क्या करना है। आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले तो ये लाइन याद रखनी है, यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाए तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
बाह्य बल के बराबर होती है। बात समझ रहे? जितना आपका मोमेंट चेंज हुआ है यानी कि संवेग बदला है उतना ही आपका फोर्स है। पहली लाइन तो ये याद रखोगे और फाइनल लाइन आप याद रखोगे ये वाली, F बराबर ma। आप चाहो तो इसको भूल सकते हो क्योंकि ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। सिर्फ ये जरूर याद रखना, संवेग बराबर m डॉट v, ये जो है ना द्रव्यमान गुणा वेग, ये कई बार पूछा हुआ है यार। ये ऐसे पूछते हैं कि यदि मैं संवेग में वेग का भाग लगा दूं, संवेग में वेग का भाग लगा दूं तो क्या होगा? इफ द वेलोसिटी इज, इफ द मोमेंटम इज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी देन व्हाट विल बी द आउटकम। अब ये क्या क्वेश्चन है, पर समझ में नहीं आता है ना। ये रहा, अब इसके अंदर v का भाग लगा दिया, ये कट गया तो क्या बच गया? मास बच गया, द्रव्यमान बच गया। ऐसा क्वेश्चन खूब एग्जामों में आया हुआ है। तो संवेग हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग। ओके, तो अपन लास्ट पे आ जाते हैं। अब अपना तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम जो है उसको बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको आप और क्या बोल सकते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम है ना। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर बल वस्तु पर पुनः विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है एवरी एक्शन रिक्वायर्ड रिएक्शन। बात समझ रहे? इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी देन दैट बॉडी इटसेल्फ अप्लाइड द फोर्स बैक इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ रहे? यदि आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर पुनः उल्टी दिशा में एक बल काम करता है। यह हमेशा है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है कि आप कोई बल लगाएंगे तो वापस प्रतिक्रिया आपको जरूर मिलेगी। मान लीजिए जैसे एक मजाक की बात है कि यार मैं साहब दीवार पे जाके टकरा दूं तो क्या दीवार भी मुझे वापस धक्का देगी? हाँ बिल्कुल देगी। आप कभी दीवार पे जाके कंधे के बल टकराइए, आप वापस बाउंस बैक होंगे, सर के बल मत टकरा देना, है ना। आप कुछ भी करिए, हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। आपने बंदूक चलाई, वापस पीछे की ओर झटका लगेगा। आपने कोई तीर कमान चलाया, आपको पीछे की तरफ झटका लगेगा। बात समझ रहे? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रियात्मक बल का एक प्रतिक्रियात्मक बल लगता ही लगता है। बस बात क्या है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। क्रिया अगर इस तरफ अंदर की तरफ हुई तो प्रतिक्रिया हमेशा बाहर की तरफ होगी, है ना। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो एक चीज मैं लास्ट में आपको एक चीज और बता दूं, कभी आपसे पूछ ले कि न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। कभी बोले दूसरा नियम तो बोलना संवेग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मोमेंटम। और कभी पूछ ले तीसरा नियम तो बोलोगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस और नाम से जाना जाता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस और नाम से जाना जाता है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी गति की। अब देखो पूरी गति या न्यूटन की गति के नियम में क्या आ रहा था? बल, बल, फोर्स, फोर्स आ रहा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा फोर्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि बल का क्या है, मात्रक क्या है, कौन सी है, कैसी दिशा है, क्या चीज इसमें काम आती है, इसके कितने प्रकार है, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफी कोशिश करी है, हालांकि मैं इसको और डिटेल में समझा सकता हूं, बट आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देखते हुए थोड़ा सा मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है। फिर भी अगर आप कुछ सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए। दोस्तों मैं आप सबके कमेंट देखता हूं, आप जब लाइव क्लास में भी होते हैं मैं आप सबके कमेंट देखता हूं। मैं कभी रिप्लाई नहीं करूं तो इसका बुरा मत मानिए, मैं आपके सबके कमेंट देखता हूं, जरूरत होती है तो मैं आपको रिप्लाई भी करता हूं। तो अगर कभी रिप्लाई नहीं आता, इट डजंट मीन मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जरूर देखता हूं और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। कई लोग लगातार मेरी क्लास में कमेंट करते हैं तो थोड़ा हमें भी जोश रहता है कि अच्छा चलो हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं।
तो कोई भी दोस्तों समस्या होती है तो अपना बड़ा भाई मान के, गाइड मान के, टीचर मान के, जो भी आप मानते हैं, आप बेझिझक होकर मुझे लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं वापस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर